मैं बीसी यादव आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज़ पर हार्दिक अभिनंदन है। हम आपके साथ जो जिस टॉपिक पर चर्चा आजकल कर रहे हैं वो टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उन स्रोतों में हम पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा कर चुके हैं। आज उसी कड़ी में विदेशी यात्री विवरण, जो विदेशी यात्री भारत आए उन्होंने जो विवरण प्रस्तुत किया वो हमारे भारतीय इतिहास के संदर्भ में कितने उपयोगी हैं और स्रोतों के रूप में कितने महत्वपूर्ण हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए आज की चर्चा हम करते हैं विदेशी यात्री विवरण के बारे में। विदेशी यात्रा विवरण में देखते हैं जो विदेशी यात्री यहाँ आए, जो विदेशी यात्री भारत में आए उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। डिवाइड जो किया जाता है उसमें हम देखते हैं यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। यूनानी रोमन लेखक का तात्पर्य जो यूरोपीय कंट्री से आए उन्हें यूनानी रोमन लेखक कहा गया। जो चीन से भारत आए वो चीनी लेखक थे और जो अरब कंट्री से आए वो अरबी लेखक थे। यहां ध्यान देना है कि जो चीन के लेखक आए यानी चीनी लेखक आए, इनका संदर्भ शिक्षा अर्जन करना था। बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा अर्जन करने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद कई वर्षों तक रहते हैं। तो यहाँ की जो स्थिति थी वो अपनी पुस्तक में इसका विवरण देते हैं। तो शुरुआत करते हैं यूनानी रोमन लेखक से। यूनानी रोमन लेखकों में आप देखें तो टेसियस, हेरोडोटस और सिकंदर के साथ जो आते हैं यात्री नियार्कस, अनिसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायोनिसियस, टॉलमी और प्लिनी, ये सब महत्वपूर्ण यात्री हैं जो यूरोप से आए, यानी यूनानी थी, रोमन थी, ये वहां के आए पश्चिमी देशों से। आप ये देखेंगे कि जो ये यात्री आए इन्होंने भारतीय संदर्भ में जो तथ्य पेश किए उन तथ्यों पर अगर हम गौर करें तो कुछ तथ्य ऐसे हैं जो कपोल कल्पित हैं। कपोल कल्पित का तात्पर्य मनगढ़ंत है, लेकिन फिर भी उस समय उस परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने जो भी तथ्य दिया है, जो भी तथ्य प्रस्तुत किया है वो भी काबिले गौर है। क्योंकि भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत हैं उनमें इनके द्वारा जो पेश किए गए स्रोत हैं, तथ्य हैं, वो आप झुठला नहीं सकते हैं। तो देखिए शुरुआत टेसियस से करते हैं। टेसियस ये ईरान का रहने वाला था, ईरानी राजदूत था जो भारत आता है और यहाँ के बारे में ये विवरण देता है, लेकिन इसके विवरण में सत्यता कम प्रतीत होती है। जो ये विवरण देता है उसमें जो सत्यता का पुट है, जो अंश है, उसका जो प्रतिशत अगर देखें तो वो कम है। तो टेसियस के बाद आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो तथ्य पेश करता है इसमें कुछ सच्चाई लगती है, लेकिन हमने बताया जो यूनानी देश के लेखक थे इन्होंने जो भी तथ्य पेश किया उसमें मनगढ़ंत बातें ज्यादा लगती है। हेरोडोटस जो था ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5 BC लिखा है यहाँ, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी ईसवी के पहले 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यह जो अपनी रचना प्रस्तुत करता है वो रचना है हिस्टोरिका। इसकी रचना का नाम है हिस्टोरिका। यहां ध्यान दिला दें कि ये जो हेरोडोटस है इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। जो हेरोडोटस है ये इतिहास का पिता कहा जाता है। जो इसकी रचना है ये हिस्टोरिका है। प्रश्न यहां से आता है 2 प्रकार के। पहला ये इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा हेरोडोटस को। हेरोडोटस की जो रचना है हिस्टोरिका भी प्रश्न आता है। प्रश्न ये आता है हिस्टोरिका किसकी रचना है, तो आप बताएंगे हेरोडोटस। या ये भी पूछ सकता है कि हेरोडोटस की रचना का नाम क्या है, तो वहां बताएंगे हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में चर्चा किस बात की गई है, हिस्टोरिका में चर्चा भारत और फारस के संबंधों की चर्चा की गई। उस समय भारत और फारस के बीच में व्यापारिक जो संबंध होते थे, आपको मालूम है कि भारत की व्यापारिक संबंध कई देशों से होते थे।
तो भारत और फारस के बीच में जो संबंध थे उन संबंधों की चर्चा हेरोडोटस हिस्टोरिका में करता है। हेरोडोटस के बाद अगर नंबर आता है तो वो आता है सिकंदर के साथ जो आने वाले यात्री हैं ये हैं। आपको मालूम है सिकंदर का जो आक्रमण होता है चंद्रगुप्त मौर्य के ठीक पहले होता है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व के आसपास यह गद्दी संभालता है नंद वंश का अंत करके। तो उसी समय से कुछ समय पूर्व आसपास की बात है, उसी समय सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और सिकंदर के साथ 3 यात्री आते हैं, नियार्कस, अरिस्टोबुलस, आनेसिक्रिटस। नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। यहां से प्रश्न क्या आता है? यहां से प्रश्न ये आता है कि सिकंदर के साथ कौन सा यात्री भारत नहीं आया। तो इन तीनों का नाम रहेगा, चौथा नाम कोई दे देगा। और तो अगर इन तीनों नाम से आप भिग रहेंगे, इन तीनों नामों से आप परिचित रहेंगे, तो आप उस प्रश्न का उत्तर बड़े आराम से दे सकेंगे। तो आप ये जानिए कि सिकंदर के साथ 3 यात्री विशेष रूप से आए। कौन थे? पहला था नियार्कस, दूसरा था आनेसिक्रिटस और तीसरा था अरिस्टोबुलस। नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। जब सिकंदर यहां भारत पर आक्रमण करता है, आपको मालूम होगा जो सिकंदर के साथ बड़ी ही प्रसिद्ध जो लड़ाई हुई थी पोरस के साथ। हालांकि पोरस सिकंदर से हार जाता है, लेकिन पोरस जिस ढंग से लड़ता है, जिस वीरता के साथ सिकंदर के साथ लड़ता है, सिकंदर उससे अभिभूत हो जाता है। और इतना अभिभूत हो जाता है उसका क्षेत्र विजित करने के बाद भी उसको राज क्षेत्र वापस कर देता है। तो उसकी वीरता से वो प्रसन्न होकर तो सिकंदर के साथ आने वाले 3 यात्री थे। कौन? नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। अब उसके बाद जिसका नंबर आता है वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये सिलूकस निकेटर का राजदूत था। सिलूकस निकेटर का ये राजदूत था। ये सिलूकस निकेटर जो है इसका युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। किसके साथ होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जब युद्ध होता है उसमें सेल्यूकस निकेटर के पराजित हो जाता है और वो अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है। आप ये देखते होंगे जो भारतीय राजा थे पहले वो कई रानियां रखते थे, मतलब कई पत्नियां रखते थे। आज कल्पना करेंगे तो आज के समय में और उसके समय में कितना फर्क है। तो वहां एक एक दो दो तीन तीन रानियां, अरे कई रानियां तो मैं उंगलियों पे नहीं गिन सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी वो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। तो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह करता है, उसके बदले में भी चंद्रगुप्त मौर्य भी कुछ देता है और सेल्यूकस निकेटर 4 क्षेत्र भी अपने चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। तो उसी समय वो मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। वह यहाँ 14 वर्षों तक रहता है और वो अपनी एक रचना प्रस्तुत करता है, उसका नाम है इंडिका। इंडिका आप देखते हैं इंडिया से मिलता जुलता है। तो इतना वो प्रभावित हुआ कि अपनी रचना का नाम ही इंडिका रखा। इंडिका में किस बात की हमको जानकारी प्राप्त होती है? इंडिका में जो मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, उन विषयों पर वो प्रकाश डालता है। तो मौर्य वंश से संबंधित हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? इंडिका से। इसके अलावा आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो जानकारी और प्राप्त होती है, यानी मौर्य वंश से संबंधित जो जानकारी प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है अर्थशास्त्र से। तो सिलूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की रचना क्या थी? इंडिका। यहां से एक प्रश्न आते हैं, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सिलूकस निकेटर का राजदूत था। इसकी रचना का क्या नाम है? इंडिका। ये रही बात मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज के बाद आता है डाइमेकस। यहां आप ध्यान दीजिए, डाइमेकस और डायोनिसियस में हम भ्रमित होते हैं। डायोमेकस और डायोनिसियस से जो प्रश्न आता है, प्रश्न यही आता है कि डाइमेकस किसके दरबार में आता है, यानी किस मौर्य वंश के शासक के दरबार में डाइमेकस आता है, और डायोनिसियस किस मौर्य शासक के दरबार में आता है। तो यहां इस बात को आप याद करके जाएं, डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आता है और डायोनिसियस सम्राट अशोक के दरबार में आता है। डाइमेकस बिंदुसार यानी अशोक के पिता के दरबार में,
अशोक के पिता के दरबार बिंदुसार के दरबार में डायोमिकस आता है और अशोक के दरबार में, सम्राट अशोक के दरबार में डायोनिसियस आता है। डायोमिकस ये अंतियोकस यानी सीरियन का राजदूत था। जो सीरियन रेस थी, अंतियोकस, कहीं कहीं अंटियोकस आता है, इनका ये राजदूत है। ये बिंदुसार के महल में या बिंदुसार के राज दरबार में डायोमिकस को भेजते हैं। कौन? सीरियन नरेश अंतियोकस। तो डायोमिकस किसके दरबार में आते हैं? बिंदुसार के दरबार में आते हैं। डायोमिकस के बाद नाम आता है डायोनिसियस का। डायोनिसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। डायोनिसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। आप ये ध्यान देंगे, डायोमिकस उस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था और डायोनिसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। इसको फिर से समझ लें। डायोमिकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था और डायोनिसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। डायोनिसियस अशोक के दरबार में आता है। हमने बताया डायोमिकस बिंदुसार के दरबार में आता है और डायोनिसियस अशोक के दरबार में आता है। यहां से प्रश्न यही आता है कि डायोनिसियस और डायोमिकस यानी किनके दरबार में आते हैं। तो आप इनको याद रखे रहेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। डायोनिसियस के बाद नाम आता है टॉलमी का। जो ये टॉलमी है ना, ये ज्योग्राफी की रचना करता है, यानी भूगोल की रचना करता है। टॉलमी और क्या है? जो ज्योग्राफी की रचना करता है, इसके साथ साथ एक रचना और है, इसकी नहीं है। इसके बारे में, इस रचना के बारे में अभी कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये दोनों जो रचनाएं हैं यूनानी भाषा में लिखी गई हैं। कौन? टॉलमी की ज्योग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसमें जानकारी क्या प्राप्त होती है? इसमें जानकारी ये प्राप्त होती है, ये प्राचीन भूगोल एवं वाणिज्य का अध्ययन। जो प्राचीन भारत का भूगोल है उसकी जानकारी टॉलमी की ज्योग्राफी से होती है। और यहाँ पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में जो उस समय व्यापार होता था, वाणिज्य होता था, उसके बारे में इसका अध्ययन किया गया है। तो यहां तक तो हो गई टॉलमी की बात। टॉलमी के बाद नंबर आता है प्लिनी का। प्लिनी ये नेचुरल हिस्टोरिका इसकी रचना है। ये प्रथम शताब्दी में आता है। ध्यान दिए, एडी लिखा है, एडी। ये प्रथम शताब्दी में आता है और इसकी जो रचना है नेचुरल हिस्टोरिका, इसमें चर्चा क्या है? भारतीय पशुओं, पौधों एवं खनिज पदार्थों की जानकारी प्राप्त होती है। नेचुरल हिस्टोरिका में भारतीय पशुओं और पौधों एवं खनिज पदार्थों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो यूनानी रोमन लेखक थे उसमें कुछ महत्वपूर्ण थे जिनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आता है हेरोडोटस से संबंधित आता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सिकंदर के जो यात्री आते हैं, यानी नियार्कस, अनिसेक्रेटस और अरिस्टोबुलस। और देखते हैं मेगास्थनीज की, डायोमेकस की और डायोनिसियस की। यहाँ से तो प्रश्न आते ही रहते हैं, जो परीक्षाएं होती रहती हैं उसमें प्रश्न ये पूछे जाते हैं। तो इसलिए खासकर आप यात्रियों के बारे में ये जानने का जरूर प्रयास करें कि रचना कौन है और किसके दरबार में आए। अब यूनानी रोमन लेखक के बारे में तो बात हो गई, अब चर्चा हम करते हैं चीनी लेखक के बारे में। चीनी लेखक यानी चीन के लेखक। चीनी लेखक में चार ही महत्वपूर्ण हैं, हालांकि और चीन के लेखक हैं जिसकी हम चर्चा भी करते हैं। इसमें फाहियान, सुंगयुन, वेनसांग, त्से, ये चार महत्वपूर्ण यात्री हैं जिनके बारे में प्रश्न आता है। तो प्रश्न कैसे कैसे आते हैं वो बता रहे हैं। जैसे पहले पे है फाहियान। फाहियान के बारे में प्रश्न ये आता है कि यह किसके दरबार में भारत आता है। फाहियान प्रसिद्ध चीनी यात्री है, वो किसके दरबार में भारत आता है? तो फाहियान आता है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, जो गुप्त वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में, दरबार कहिए या ये कहिए कि उस समय यहाँ शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थी, उसी समय फाहियान आता है। फाहियान 399 ईस्वी में आता है और 414 ईस्वी तक भारत रहता है। तो आप देखेंगे 14 1 15 लगभग 15 वर्ष तक ये भारत में रहा। ये जो विवरण अपना प्रस्तुत करता है उस विवरण में बताता है कि जो वस्त्र विनिमय का माध्यम था उस समय, गुप्त काल की बात है, उस समय वस्त्र विनिमय का जो माध्यम था कौड़ियां। कौड़ियां क्या है? जिसको गांव में हम लोग ग्रामीण परिवेश में कौड़ी कहते हैं। बहुत पहले जो हम लोगों के ग्रैंडफादर वगैरह होते थे वो बताते थे कि पहले कौड़ी प्रचलन में रहती थी। कौड़ी के भाव, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि ये सामान कौड़ी के भाव भी नहीं बिकेगी,
यही है कौड़ी, यानी जो उस वस्तु विनिमय का जो माध्यम था वो कौड़ियां होती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को इसने देव निर्मित बताया। आप ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बता रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में नहीं बता रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश की बात है, उसके बारे में जानकारी देता है कि जो इसका राजप्रसाद था, राजप्रसाद आप जानते हो कि जो मौर्य वंश है इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ये उस समय जो राजप्रसाद था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था, राजप्रसाद को ये क्या बताता है? देव निर्मित, यानी इतने अच्छे ढंग से बनाया गया था, उसको ये बताता है कि देव निर्मित है, यानी देवताओं के द्वारा वो निर्मित किया गया है। तो इसके बारे में विशेष रूप से प्रकाश डालता है। इसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में। तो प्रश्न यहां से क्या आता है? पहला प्रश्न ये आएगा, या किसके दरबार में आया? सॉरी, पहला प्रश्न ये आएगा, या किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया, यानी गुप्त वंश के शासन में। और दूसरा प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देवतुल्य किस चीनी यात्री ने बताया? तो इसका उत्तर है फाहियान। क्या उत्तर है? फाहियान। फाहियान के बाद नंबर आता है सुंगयुन का। सुंगयुन वैसे विशेष रूप से कुछ ज्यादा विवरण नहीं देता है, लेकिन यह 512 ईस्वी में आता है और 13 तक लगभग 1 साल यह भारत में रहता है। बिहार व बंगाल में राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में यह विवरण देता है। बिहार व बंगाल, आप ध्यान दें, बिहार बंगाल पहले एक ही था। तो बिहार और बंगाल की जो राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति, उसके बारे में विवरण कौन देता है? सुंगयुन। सुंगयुन के बाद स्थान आता है ह्वेनसांग का। आप देखेंगे फाहियान के बाद जिस चीनी यात्री का सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है ह्वेनसांग। कौन? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग को क्या क्या कहा जाता था ये भी समझ लें। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित भी कहा जाता है। तो प्रश्न यहां से ये आता है, यात्रियों का राजकुमार किस चीनी यात्री को कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किस चीनी यात्री को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ह्वेनसांग। और यहां से नीति का पंडित और शाक्य मुनि भी इसको कहा जाता था। तो इन तीनों बिंदुओं को आप समझे रहे, यहां से प्रश्न उठते हैं। ह्वेनसांग के बारे में अगर देखें तो ह्वेनसांग 629 ईस्वी में आता है और 645 ईस्वी तक रहता है। लगभग 29 से 30, 10, 40, 45, 15, 1, 16, लगभग 15 से 16 साल यह भारत में रहा। जो इसकी रचना है, इसने जो यात्रा वृत्तांत लिखा, यात्रा वृत्तांत लिखा, उसका नाम है सी यू की। यहां से प्रश्न आता है कि ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? ह्वेनसांग ने जो यात्रा विवरण लिखा वो किस नाम से लिखा? तो इसका नाम है सी यू की। क्या नाम है? सी यू की। तो यहां से प्रश्न आता है कि सी यू की किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा ह्वेनसांग। यह भारत भ्रमण करता है। आप ये ध्यान देंगे, ह्वेनसांग जब भारत आता है, दक्षिण भारत को छोड़ करके लगभग पूरे भारत का इसने भ्रमण किया। 6 वर्ष तक ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। जैसा कि हमने बताया, जो चीनी यात्री थे ज्यादातर ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में आए थे। तो 6 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया। और शिलादित्य, शिलादित्य किसको कहा? इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा। आप ये ध्यान देंगे कि जब ये ह्वेनसांग आता है तो उस समय यहाँ पुष्यभूत वंश का शासक हर्षवर्धन राज कर रहा था। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वही हर्षवर्धन है जिसका युद्ध होता है पुलकेशन द्वितीय के साथ, यानी चालुक्य वंश का जो शासक, बहुत ही महान शासक था, पुलकेशन द्वितीय के साथ नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन का युद्ध होता है। और हर्षवर्धन एकमात्र ऐसा युद्ध था जहां पराजित होता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि हर्षवर्धन पुलकेशन द्वितीय से पराजित होता है। तो हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आता है, यानी हर्षवर्धन का शासनकाल रहता है और ह्वेनसांग भारत आता है। और इसकी यात्रा वृत्तांत का नाम है सी यू की। ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग का नाम आता है। इत्सिंग 673 से 675 ईस्वी तक भारत में रहता है। ये प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं, जो इसकी रचना का नाम है इत्सिंग का, ये जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे उनकी जो आत्मकथाएं हैं, आत्मकथा बोली तो अपनी कथा, जो उनकी कथाएं हैं उनसे संबंधित जानकारी कौन देता है? इत्सिंग देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं चीनी यात्रियों में 4 प्रमुख यात्री आते हैं: फाहियान, सुंगयुन, ह्वेनसांग, इत्सिंग। फाहियान, सुंगयुन, ह्वेनसांग, इत्सिंग। इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, फांसी हुई। क्या? फांसी हुई। फांसी हुई। ट्रिक करते क्या है?
ट्रिक आपके अध्ययन को सरल बनाते हैं। अगर जो आपको तथ्य याद नहीं आ पा रहे हैं तो उनको आप अपनी मर्जी से भी ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक का मतलब यह है कि आपको याद हो जाए बस। कभी कभी होता यह है, कॉन्सेप्ट तो समझ आते हैं, कहीं कहीं आपको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो इसके लिए तरीका है, खोजा गया है मानव के द्वारा ट्रिक, और उस ट्रिक के जरिए वो याद हो जाता है। ऐसे ही बीच बीच में हम छोटे छोटे ट्रिक आपको बताते रहते हैं और उस ट्रिक के माध्यम से आप उसको स्मरण रख सकते हैं। जैसे यहां मैं बता रहा हूं फांसी हुई, इसका मतलब ये हुआ फाइयान सुंगयुन वेनसांग इसिंग। यहां आप देखेंगे जो अक्षर हैं वो टैली तो नहीं करते ज्यादातर, लेकिन आपको याद हो जाएगी। फांसी हुई, फाइयान सुंगयुन और फांसी हुई वेनसांग इसिंग। तो 4 चीनी यात्री भारत आते हैं। अब चीनी यात्रियों के बाद चर्चा करते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक अरब प्रदेश के जो लेखक थे जो भारत आए, वो कुछ मजबूरी में आए, कुछ किसी प्रकार से यहां आए भारत। तो यहां आए, यहां के बारे में जो उन्होंने देखा, जो समझा, उसको लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया। तो उन यात्रियों में अगर देखें तो सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी और इब्न बतूता, ये 4 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे प्रश्न आता ही है। खासकर अगर आप देखेंगे अल बरूनी, इब्न बतूता, तो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये नहीं है कि इसके क्वेश्चन नहीं आते, इनके भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इससे अल बरूनी और इब्न बतूता से क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आते हैं। तो सुलेमान जो था ये 9वीं शताब्दी में भारत आता है, अरब देश का था। इसकी जो जानकारी जो प्राप्त होती है, जो ये जानकारी दिया है भारत के संदर्भ में, पाल और प्रतिहार, जो पाल वंश था और प्रतिहार वंश था, इन वंशों के शासन के बारे में सुलेमान अपना विवरण देता है। पाल वंश बोले तो पाल वंश का जो शासक कौन था? धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। प्रतिहार, प्रतिहार को अगर जाने तो प्रतिहार वंश वही वंश है जो त्रिकोणात्मक संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश आपस में लड़ते हैं। तो जब हम पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट से संबंधित वीडियो साझा करेंगे तो वहां ये प्रकाश डालेंगे कि कौन वंश किस प्रकार से भारत में शासन किया। प्राचीन भारत का इतिहास हम इसको अंत तक ले जाएंगे, तो आप ऐसे वीडियो में बने रहें। सुलेमान के बाद नंबर आता है अल मसूदी का। अल मसूदी ये बगदाद का रहने वाला था, 10वीं शताब्दी में भारत आता है और ये जानकारी क्या देता है? राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश के बारे में। यहां सुलेमान प्रतिहार का देता है, पाल का देता है, और अल मसूदी जो है वो राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश। राष्ट्रकूट वंश की जैसे मैंने चर्चा किया, जो त्रिकोणात्मक संघर्ष था कन्नौज के सिलसिले में, उसमें राष्ट्रकूट वंश भी था। तो राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश की जानकारी कौन देता है? अल मसूदी देता है। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है अल बरूनी का। अल बरूनी, अल बरूनी किसके साथ आता है? ये महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। किसके साथ आता है? महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। 11वीं शताब्दी में आता है। इसकी एक प्रसिद्ध रचना है तहकीके हिंद। रचना का क्या नाम है? तहकीके हिंद। तहकीके हिंद में ये हिंदुस्तान के बारे में उस समय जो सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इसके बारे में बहुत ही अच्छा विवरण दिया है। जो इसने तथ्य पेश किया है, इसके तथ्य काफी हद तक सही प्रतीत होते हैं। अल बरूनी के जो तथ्य पेश किए गए हैं, इसके तथ्य काफी हद तक सही प्रतीत होते हैं। उस समय इसने जो देखा, जो समझा, उसको लिपिबद्ध किया। किसमें? तहकीके हिंद। ये बहुत ही विद्वान आदमी था। आप इसको समझें कि यह ज्योतिष का, गणित का, विज्ञान का, अरबी, फारसी, संस्कृत, ये सबका बहुत बड़ा जानकार था। ज्योतिष का जानकार था, गणित का जानकार था, विज्ञान का जानकार था, अरबी, फारसी और संस्कृत, इन तीनों भाषाओं का ज्ञाता था। इसके साथ साथ इसको हिंदी भी आती थी। गीता से प्रभावित था। जो भगवत गीता है, जो हम लोगों का ग्रंथ भगवत गीता है, भगवत गीता से बहुत ही प्रभावित हुआ था। भगवत गीता का जब इसने अध्ययन किया तो इससे इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि यह भारत से इतना प्रेम करने लगा था, भारत के लोगों से इतना प्रेम करने लगा था कि आप सोचें कि यह अपनी रचना का नाम ही तहकीके हिंद लिखा। क्या लिखा? तहकीके हिंद। अल बरूनी के बाद जिसका नाम आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में अगर आप जाने, यह मोरक्को का यात्री था। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। इब्न बतूता जब भारत आता है उस समय यहाँ सल्तनत काल का दौर चल रहा था और सल्तनत काल में तुगलक वंश का शासन था और तुगलक वंश से भी मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था। तो इस समय वो आता है भारत। वो बहुत ही विद्वान आदमी था। इससे प्रभावित होकर मोहम्मद तुगलक ने इसको अपने राज दरबार में
रख लिया। किसको? इब्न बतूता को। इसकी एक रचना का नाम है रेहला। इसकी रचना का क्या नाम है? रेहला। इस प्रकार हम देखें तो आज हमने प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में विदेशी यात्रियों के बारे में आपके साथ वीडियो साझा किया। इसके पहले पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत से संबंधित वीडियो साझा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो अभी आप तक नहीं देखा है, अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वीडियो को भी देखें तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को विस्तृत आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ये तीनों वीडियो हमने अलग अलग बनाया है। इसके साथ ही साथ एक मेरा जो वीडियो पहले का है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, तो कुल मिला के उससे संबंधित 4 वीडियो। ये चारों वीडियो जब देख लेंगे तो इससे संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं, जितने आपको जानकारी चाहिए वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसके साथ ही साथ ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर टच करें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके साथ ही साथ फेसबुक में मेरा पेज है, उस पेज को आप फॉलो करें। फेसबुक पेज पर और टेलीग्राम पर हमें समय समय पर आपको एक्स्ट्रा तथ्य जो एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं वो हमेशा शेयर करते रहते हैं। तो आप जुड़े और अपनी तैयारी को, अपनी परीक्षा की तैयारी को एक नया आयाम दें। इसी के साथ वीडियो को समाप्ति करते हैं। जय हिंद।